हाँ भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की आर्टिकल 352, 360 पार्ट 18। हमने जब पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ा था तब उसमें ये समझा था कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं उसकी बात कहाँ होती है, पार्ट 18 में। कहाँ होती है? 18 में। ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। ठीक है, अब इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है? 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, जिसकी बात आर्टिकल 352 में होती है। दूसरा स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, आर्टिकल 356 में होती है। और तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी बात हम आर्टिकल 360 में करते हैं। अब हम वन बाई वन एक एक करके सारी तीनों तरह की इमरजेंसी क्या होती हैं, किस कंडीशन में लगती हैं, कब हटाई जाती हैं, वो सारी चीज समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल इमरजेंसी की। किसकी? नेशनल इमरजेंसी की, जिसकी बात आर्टिकल 352 में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जिसकी बात कहाँ होती है? आर्टिकल 352 में। नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पर लगाई जाती है, यानी क्या कंडीशन होती है जब नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ती है? पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, या तो वॉर हो जाए किसी पड़ोसी देश से, या एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर में क्या डिफरेंस होता है ये समझो पहले। देखो, वॉर क्या होता है? जब दो कंट्रियां आपस में लड़ाई करती हैं और वो फॉर्मली एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी अपनी आर्मी, अपनी अपनी डिफेंस फोर्सेस का यूज कर रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? वॉर। जब दो कंट्रीज फॉर्मली ऑफिशियली एक्सेप्ट करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी आर्मी, अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है उनका यूज कर रही हैं, तो वो वॉर कहलाता है। लेकिन जब दो कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं, दो से ज्यादा कंट्री उसमें इन्वॉल्व है और कोई भी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी डिफेंस फोर्सेज या अपनी आर्मी का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? चुपचाप चुपके से धीरे धीरे गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए अटैक कर रहे हैं छुप छुप कर। जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया, उरी अटैक किया, पुलवामा अटैक किया। तो ये क्या था कि वहां की पाकिस्तान की अगर इसमें आर्मी शामिल थी तो उन्होंने अभी तक फॉर्मली ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके द्वारा किया गया हमला था। ठीक है ना? तो ऐसे अटैक, ऐसे एक्सटर्नल एग्रेशन जिसमें क्या कहते हैं, कोई कंट्री ये फॉर्मली ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करती कि वो अपनी डिफेंस फोर्सेज और आर्मी का यूज कर रही है, वो एक्सटर्नल एग्रेशन कहलाता है। क्लियर है? जिसमें कोई भी देश हम पे आक्रमण करे लेकिन वो एक एक्सेप्ट ना करे कि ये अटैक उसने ऑफिशियली अपनी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस का यूज करते हुए किया है, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन कहलाता है। और वॉर, जहां पे दो कंट्रीज ऑफिशियली एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी डिफेंस फोर्सेस का यूज कर रही हैं, तो वो वॉर कहलाता है। जब ये दो कंडीशन होती हैं, वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तब इमरजेंसी लगाई जाती है। और तब इमरजेंसी जो लगाई जाती है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि वो एक्सटर्नल रीजन से लगाई जा रही है, समझ रहे हो? बाहरी रीजन से, यानी कि बाहर के रीजन से जिसकी वजह से वो इमरजेंसी, मतलब अफेक्ट तो इंडिया भी पड़ रहा है, वॉर किया, दूसरी कंट्री से वॉर हुआ या किसी ने अटैक किया, तो दोनों ही कंडीशन में इंडिया पे पड़ रहा है, लेकिन वो इमरजेंसी जो लगती है इन दोनों बेसिस पर वो क्या कहलाती है? एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या कहलाती है? एक्सटर्नल इमरजेंसी। तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन का हिंदी मतलब सशस्त्र विद्रोह, यानी कि किसी देश की जनता जब अपनी सरकार के विरुद्ध हथियार उठा ले और हथियारों के साथ हिंसा करना शुरू कर दे देश की सरकार के विरुद्ध, तो वो क्या कहलाएगा? आर्म्ड रिबेलियन। यानी उस देश के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, वो भी शस्त्रों के साथ में, हथियारों के साथ में, समझ गए? आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या है? जब किसी देश के अंदर वहां के नागरिक अपनी सरकार के विरुद्ध ही विद्रोह कर दें और हथियार उठा लें, तो उसे क्या बोला जाएगा? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अब ये जो आर्म्ड रिबेलियन का कॉन्सेप्ट है, ये शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। शुरू में आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। 1978 से पहले जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय पे आर्म्ड रिबेलियन की जगह पे क्या टर्म यूज होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या टर्म यूज होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है, देश में क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है ना? जो गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस है उसको नहीं चला पा रही है, ठीक है ना? और ठीक तरीके से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें कोई भी जो आंदोलन कर रहा है सरकार के विरुद्ध, और वो आंदोलन, धरने, प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं कि सरकार के लिए ठीक ढंग से काम करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। क्या बोला जाता है? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इसके बेसिस पर इमरजेंसी लगती है, तो वो कहलाती थी क्या? इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन अभी प्रेजेंट में
1978 के बाद जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हटा करके उसकी जगह क्या छोड़ दिया, आर्म्ड रिबेलियन। यानी अब कोई भी सरकार केवल इस आधार पर इमरजेंसी नहीं लगा सकती, नेशनल इमरजेंसी, कि देश में आंदोलन हो रहे हैं और उन आंदोलनों की वजह से या जो भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ इस आधार पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इस टर्म का मिसयूज कर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट, आंदोलन चल रहे थे, जिसमें और उन मूवमेंट्स में इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी सारे क्या कहते हैं वो किए गए थे, मतलब आवाज उठाई गई थी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों से कहा गया था कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करना बंद कर दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो जो गवर्नमेंट थी वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने उस इंटरनल डिस्टर्बेंस सिस्टम का यूज करते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। कब लगाई थी? 1975 में। क्लियर है? उसी चीज को जब सरकार बदली और जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा कभी ऐसा ना हो कि देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सरकार ऐसी आए वो फिर से इस बेसिस पर इमरजेंसी लगाए, इसलिए उन्होंने इस टर्म को हटा करके क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन जोड़ दिया। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब जब तक देश की जनता सरकार के खिलाफ हथियार ना उठा ले, हथियार उठा के विद्रोह ना कर दे, तब तक नेशनल इमरजेंसी इस बेसिस पर नहीं लगाई जा सकती। क्लियर है? और इस बेसिस पर जो इमरजेंसी लगेगी वो क्या कहलाएगी? इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो सॉरी इंटरनल इमरजेंसी। क्या कहलाएगी? इंटरनल इमरजेंसी। क्लियर है? अब देखिए, ये जो आर्म्ड रिबेलियन टर्म था ये कब हटाया गया? 1978, मतलब कब ऐड किया गया? 1978 में। ठीक है ना? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978, उसके द्वारा इस आर्म्ड रिबेलियन टर्म को ऐड कर दिया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म था उसको हटा दिया गया। क्लियर है ना? मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की जगह क्या जोड़ दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन। किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटाया गया और आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया गया। फिर से समझ लीजिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे जो इमरजेंसी लगेगी वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर लगेगी वो कहलाएगी इंटरनल इमरजेंसी। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें देखो दो पॉइंट हो रहे हैं समझने के। 1978 से पहले नेशनल इमरजेंसी सिर्फ कब मतलब किस तरीके से लगाई जा सकती थी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है और इमरजेंसी लगा दो। तो प्रेसिडेंट जो होगा वो केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही, यानी प्राइम मिनिस्टर ने उसको सजेस्ट किया, सलाह दी, उसको एडवाइस किया और उसी बेसिस पर वो इमरजेंसी लगा देता था। लेकिन 1978 इसी अमेंडमेंट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक 1978 के द्वारा इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया और अब प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि अब प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एडवाइस के बेसिस पर इमरजेंसी लगेगी, वो भी रिटन में। पहले ऐसा नहीं था, रिटन में देना जरूरी नहीं था। पहले क्या था कि प्राइम मिनिस्टर केवल प्रेसिडेंट को ओरली वर्बली एडवाइस करेगा कि आप कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाइए और वो लगा देगा। लेकिन 1978 में इस अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि अब जब तक जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है ना, जो उसका मंत्रिमंडल है, जब तक वो मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन में नहीं देगा इमरजेंसी लगाने के लिए, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। क्लियर है इतनी बात? चलिए नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन के होने से पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इन्हीं के बेसिस पे। मतलब अभी एक्चुअल में अकरेंस नहीं हुआ है, एक्चुअल में वो चीज नहीं हुई है, मतलब वॉर हुआ नहीं है, वॉर के होने से पहले ही अंदेशा है कि वॉर होने वाला है, तो प्रेसिडेंट केवल इसी बेसिस पर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कि वॉर होने वाला है या एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी बाहरी देश का आक्रमण होने वाला है, किसी भी कंट्री का अटैक होने वाला है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन का अंदेशा है कि देश के नागरिक जो है वो सरकार के खिलाफ हथियार उठा के विद्रोह करने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में उनके होने से पहले ही, उनके अंदेशे में, उनके शक संदेह के आधार पर ही पहले ही उनके होने से प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। जरूरी नहीं कि वो हो जाए तभी, जस्ट उसके होने से पहले भी उसके संदेह, उसके शक के आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर है? दूसरी बात आती है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। क्या बात करता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 38 1975 में? उसने क्या किया? उसने ये किया कि जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है उसने उसको जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट से इम्यून कर दिया, मुक्त कर दिया। मुक्त करने का मतलब है कि अब इस अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो नेशनल इमरजेंसी
लगाए जाने के प्रोविजन को, कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि देखो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई है, इसको हटाओ, ये गलत लगाई गई है। पहले ऐसा था कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, अगर वो ठीक बेसिस, मतलब जिन बेसिस पर वो लगाई गई है, जिन आधारों पर वो लगाई गई है, अगर वो आधार सही है, ठीक है, तो वो नेशनल इमरजेंसी बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट भी बने रहने देगा उसमें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये नेशनल इमरजेंसी गलत आधारों पर गलत तरीके से लगा दी गई है, इसकी जरूरत नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है ना। लेकिन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा ये किया गया कि अब नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो उसको लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। मतलब नेशनल इमरजेंसी लग गई तो अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि इसको देखो ये गलत लगा दी गई, ये चैलेंज ही नहीं किया जा सकता उसको सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। इस अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ, तो ये काफी गलत अमेंडमेंट था। मतलब नेशनल इमरजेंसी पर तो कोई भी सरकार आएगी लगा देगी, और चाहे वो गलत लगाए सही लगाए, उसे चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगे चलकर फिर से इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया। यानी कि पहले ये चेंज किया गया, पहले तो ये था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हो ना, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है कि वो जो चीज हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी सही आधारों पर सही बेसिस पर लगी है, कहीं गलत तरीके से या गलत तो नहीं लगा दी गई, उसे लगाना अभी जरूरी था भी या नहीं, इन चीजों को रिव्यू कर सकती है, ठीक है ना। ये था पहले से ही, लेकिन 38th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा उसे खत्म कर दिया गया, यानी जुडिशियल रिव्यू से मुक्त कर दिया गया, अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये गलत था, इसलिए आगे चलकर फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे हटा दिया और फिर से वैसा ही कर दिया जैसा पहले था, यानी इसे जुडिशियल रिव्यू के लिए लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ, फिर एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, मिनर्वा मिल्स केस 1980, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई और बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जजमेंट दिया, जो भी केस था उसमें ये जजमेंट आया कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या इसके प्रोविजंस है। हाँ भैया अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, यानी कि राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इमरजेंसी की घोषणा करने के बाद 30 दिन के अंदर उस प्रोविजन को, उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों यानी कि हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास होना जरूरी है। अगर वो पास नहीं होगा तो इमरजेंसी 30 दिन के बाद कंटिन्यू नहीं रहेगी। यानी कि जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है तो उसकी घोषणा करने के साथ ही 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days, ये प्रपोजल कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, इस प्रपोजल को देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से यानी हमारी संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। अगर ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इस प्रोविजन को हम इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को हम कितने समय तक के लिए भी लगा के रख सकते हैं। बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि हर 6 महीने बाद उस प्रपोजल को हमें पार्लियामेंट से पास कराना होगा, और ऐसे करके वो हर 6 महीने के लिए आगे बढ़ती जाएगी, और ऐसा हम कितने भी समय तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। क्लियर है इतनी बात जी। तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर एक हाउस से पास हो गया और एक से नहीं हुआ तो नहीं होगा, नेशनल इमरजेंसी 30 दिन के बाद कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि राष्ट्रपति की घोषणा करने के साथ ही विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। और एक बार पास हो गया तो फिर जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। और इस तरीके से हम उसको इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कितने भी समय तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? कंडीशन क्या होगी, बस हर 6 महीने बाद हम उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराते रहें। वो जो प्रस्ताव है नेशनल इमरजेंसी का, उसको हर 6 महीने बाद हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास कराते रहें, तो वो हर 6 महीने पर 6-6 महीने के लिए बढ़ती रहेगी, और ऐसा हम कितने भी समय तक के लिए कर सकते हैं। क्लियर है जी। किसने मना कर दिया? तो नहीं बढ़ेगी,
बोल तो रहा हूँ, नहीं मना कर दी तो नहीं बढ़ेगी। अगर किसी भी एक भी हाउस से पास नहीं हुआ प्रपोजल तो नेशनल इमरजेंसी जो है वहां से आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ये बात थी मैंने बताई। तीसरी बात है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे हम। सबसे पहले समझो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी दो कंडीशन को बताती है, यहाँ पे समझोगे तुम। स्पेशल मेजोरिटी समझा रहा हूं तुम्हें। मान लो हमारी पार्लियामेंट का कोई एक हाउस है, लोकसभा। क्या है? लोकसभा। इस लोकसभा में मेंबर हैं 600। कितने मेंबर हैं? 600। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो हमारी लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके तो मैं समझा रहा हूँ, 600 मेंबर है। इन 600 मेंबर्स में से जो इसकी मेजोरिटी होगी वो क्या होगी? 301, आधे से एक ज्यादा। ठीक है ना? अभी सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? लोकसभा 600 मेंबर है, अगर मैं कहूँ 600 मेंबरों की मेजोरिटी क्या होगी, यानी कि किसी भी प्रपोजल में उसके आधे से एक ज्यादा मेंबर उसका सपोर्ट करते हैं, यानी मेजोरिटी उसके सपोर्ट में है। ठीक है, तो 600 के आधे कितने हुए? 300, और 1 + 301, एक ये होती है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि इस 600 तो मेंबर हैं टोटल, लेकिन जिस टाइम पे कोई भी प्रपोजल लाया गया, जो प्रपोजल लाया गया इमरजेंसी का, उस टाइम पे 400 मेंबर प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं? 400 मेंबर। टोटल मेंबर 600 हैं, लेकिन उस टाइम पे हाउस में 400 मेंबर प्रेजेंट हैं। तो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग करेंगे, ठीक है ना, वोटिंग करने वाले मेंबर्स और प्रेजेंट मेंबर, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वो सभी वोटिंग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉकआउट कर जाते हैं मेंबर्स, यानी मान लो 400 मेंबर प्रेजेंट हैं तो 50 उसमें से छोड़ के चले गए, बाहर निकल गए। ठीक है ना, तो फिर वो वही बात हो गई कि 350 मेंबर प्रेजेंट रहे या वोटिंग करी। ठीक है, तो मैंने मान लिया 400 मेंबर प्रेजेंट रहे और 400 ने वोटिंग करी, तो इसका 2/3, कितना? इसका 2/3, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने मेंबर्स के द्वारा क्या कहते हैं, प्रपोजल पास होना चाहिए, तब इमरजेंसी लगेगी। अब जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, इसका हाफ से एक ज्यादा ही सिंपल मेजोरिटी हो गई 301। 400 का 2/3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 400 की जगह तुम मान लो, इसको हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसे 441 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 441। तो इसको तुम 3 से काटोगे, 3 4 जा 3 1 जा 3, 114, 3 4 जा 12, 2 जा 21, 3 7 जा 21, 147 into 2, 7 2 जा 14, 1 कैरी छोड़ी, 4 2 जा 8 और 1 9, और 2 1 जा 2, यानी 294। अब 294 और 301 में कौन सा ज्यादा है? 301 ज्यादा है ना। 294 और 301 में कौन सा ज्यादा है? 301। तो 301 मेंबर्स, यानी ये जो 441 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इनमें से अगर 301 मेंबर्स इस प्रपोजल के सपोर्ट में वोटिंग करेंगे तो ये प्रपोजल पास हो जाएगा और इमरजेंसी लग जाएगी। अगर एक भी मेंबर कम ने, एक भी मेंबर मतलब एक भी कम मेंबर ने वोट किया तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। समझ गए? इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा एक बार समझ लो। हमने क्या किया, स्पेशल मेजोरिटी को समझ रहे थे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी ये होती है कि जितने मेंबर्स हैं हाउस में उसकी मेजोरिटी, या फिर जितने मेंबर्स वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 मेंबर्स, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने मेंबर्स के द्वारा वो प्रपोजल पास होना चाहिए। अब मैंने बताया हाउस में तो टोटल 600 मेंबर हैं, तो उसकी मेजोरिटी हुई 301। ठीक है, दूसरी बात वो करता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है, मैंने लिया कि 441 मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो 441 मेंबर्स का 2/3 निकल के आया 294। अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतने मेंबर्स के द्वारा पास होना चाहिए प्रपोजल, तो वो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। दोनों में से ज्यादा क्या है? 301। तो 301 ज्यादा है, तो कम से कम 441 में से 301 मेंबर इसके सपोर्ट में वोटिंग करेंगे तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है ना, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? और इसको अगर हम थ्योरी में बताते हैं तो थ्योरी में ये होती है कि जो टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है ना, उसकी मेजोरिटी के द्वारा, उसकी मेजोरिटी या फिर जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 मेंबर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने मेंबर्स के द्वारा पास होना चाहिए प्रपोजल, तब माना जाएगा कि वो प्रपोजल मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगेगी, तब लगेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए।